Good morning, guys. Welcome to Exampur. Today we are going to discuss about the Constitution Day. Okay? Constitution Day आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है Constitution Day and the ESMA Act. दो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं. The first one is the Constitution Day and the other one is the ESMA Act. Okay? So to begin with, the first topic, that is the Constitution Day. तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि 26 नवंबर था कल, और 26 नवंबर का हमने देखा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक अलग ही इंपॉर्टेंस है. Okay, into the history of Indian Constitution and into the history of Indian politics and into the history of India as a nation. This 26th November has given us a separate, a separate importance. Now, what is this importance? तो 26/11 हमलों के अलावा अगर हम बात करते हैं कि 26/11 का हमने कल देखा कि 11 साल कंप्लीट हुए थे. 2009 में हमने अटैक देखा किस तरीके से मुंबई पूरा सहम गया था. तो 26/11 था, लेकिन 26/11 का एक और महत्व है, एक और इंपॉर्टेंस है हमारे हिंदुस्तान में, और वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे. Okay, guys, so the 2 days, the 2 points which becomes the 2 events which makes the 26/11 important. The event 1 is the Constitution Day, and yes, the event 2, that is the terror attacks on Mumbai. So दूसरा वाला जो है वो चलो उसके ऊपर डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि वो एक ब्लैक डे के तौर पर हम देखते हैं. स्पेशल इवेंट उसको भले ही बोला था, लेकिन ये स्पेशल वो स्पेशल है जो कि थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाता है. ये नेगेटिव वे में स्पेशल इवेंट है. ओके, सो इट इज़ द 26/11 मुंबई अटैक्स. हम उसको अगर बात करें तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव इवेंट है, सो हम उसकी बात नहीं ही करते हैं. सो हम बात करते हैं 26/11, दूसरे 26/11 की, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डे. ओके, so you can see here the date 26 November, right? It is considered as Constitution Day. Now why, the question is why it is considered as Constitution Day? ऐसा क्या हुआ था इस दिन? तो यहाँ जी हाँ, हमारा संविधान इस दिन बन के तैयार हुआ था. याद रखिएगा दो चीजें हैं, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949. ओके, 2 महीने का गैप है इन दोनों डेट्स में, और ये जो दोनों डेट्स का जो गैप है उनके बारे में समझ लेते हैं. 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950. तो हम जानते हैं हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे. 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे फॉर अस, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था. ओके, 26 जनवरी का क्या इंपॉर्टेंस है? उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उसे अप्लाई किया गया था. Okay, the 26th of January. But what is 26th of November? इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था. ओके, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए है क्योंकि आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, जिसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. Okay, and that is why 26th of November is considered as the Constitution Day, and 26th of January it is considered as the Republic Day. Okay guys, now coming back to the point here with regard to the history, तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में संविधान बनने की शुरुआत कहाँ से हुई. सो अपने हम पिछले कुछ लेक्चर्स में देख चुके हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में कि कैसे हमने देखा रिनाइसेंस वगैरह हुआ, रिवोल्यूशंस वगैरह हुए, बैलेंस ऑफ पावर जो है ये बिगड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इंडिया में कांग्रेस और मुस्लिम लीग बनती है. ये दोनों पॉलिटिक्स के स्फेयर में बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए काम करेंगे. कुछ इसमें ऐसे भी पार्टीज़ बनेंगी जो कांग्रेस से अलग हटकर काम करेंगी या मुस्लिम लीग से अलग हटकर काम करेंगी, या कुछ इसमें ऐसी पर्सनालिटीज़ भी होंगे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे या किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होंगे अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, बट उन्होंने अपनी व्यूज़ रखे. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द नेम ऑफ M.N. Roy. So he was the first person in India who said that there shall be a constitution of India. He is considered as the pioneer of Indian constitution. फिर B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, द मेन आर्किटेक्ट. ओके, तो इन सारी चीज़ों में हमने देखा था कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चीज़ें बदलती रहीं. जैसे 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो हमने देखा कि किस तरीके से क्रिप्स मिशन इंडिया आता है. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है, उसी साल क्रिप्स मिशन इंडिया आएगा. क्रिप्स मिशन जो है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम बोलेंगे कि नहीं, हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए. क्रिप्स मिशन हमें बोलता है कि यार हम तुमको एक काम करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अभी हमारा साथ दे दो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हो जाएगा हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब आधी आज़ादी दे देंगे. आधी आज़ादी मतलब जो लोकल सरकार होगी वो तुम्हारी होगी, लेकिन जो इस सरकार का जो माई बाप होगा वो हमारा ब्रिटिश क्राउन ही होगा. ओके, सो डोमिनियन स्टेटस की बात उन्होंने करी, तो हमने क्या बोला कि नहीं भाई, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हम अब बाल गंगाधर तिलक को बहुत सीरियसली ले चुके हैं और हमें तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए.
ओके तो हमने क्या बोला, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके बाद से हमने देखा कि कुछ और छोटे छोटे इवेंट्स होंगे, राजगोपालाचारी प्लान आएगा, वेवेल्स प्लान आएगा, फिर उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके से शिमला कॉन्फ्रेंस होगा एंड एवरीथिंग, एंड दीज ऑल द थिंग्स विच विल क्लैरिफाई दैट इंडिया इज नाउ गोइंग टू गेन द इंडिपेंडेंस। लेकिन अब ये आज़ाद हिंदुस्तान है और एक्चुअली में पहली दफ़ा हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। इससे पहले जब भी हिंदुस्तान रहा है वहां पे, यहां पर हमने देखा है कि मोनार्की रही है, राजतंत्र रहा है। और इस मोनार्की में हमने क्या देखा था कि भाई राजतंत्र है यानी कि कोई संविधान नहीं होता है। यहां राजा का कहा हुआ, राजा के मुंह से निकले हुए हर शब्द को कानूनी मान लिया जाता था, क्योंकि ऐसा राजतंत्र में होता ही है। तो हिंदुस्तान 1947 का जो हिंदुस्तान था या 1946 का जो हिंदुस्तान था, जो आज़ाद होने की कगार पे है, बस ये तो फाइनल स्टेप बस आ ही चुका है। आज़ादी एकदम क्लियर हो चुकी है, बस अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। अगर हम देखें तो 1946 का ही जो एरा था उसी में डिक्लेयर एकदम क्लियर हो चुका था कि हाँ भाई बस कुछ ही पल कभी भी हमें आज़ादी मिल सकती है। 2 साल, 4 साल, 1 साल या 5 महीने, 4 महीने, या हो सकता है 24 घंटे के अंदर कभी भी अंग्रेज़ों को भारत से जाना पड़े और आज़ादी हमें कभी भी अब मिल सकती थी। 1946 में ये क्लियर हो गया था, जो कि फाइनलाइज हुआ, डिक्लेयर हुआ पूरा 15 अगस्त 1947 को। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि ये जो हिंदुस्तान है अब 1946 का, ये पहली दफ़ा डेमोक्रेसी देख रहा था। It was going to face democracy for the first time, and we know that democracy runs on the grounds of this constitution only. And for this constitution, what we need a constituent assembly. इस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए थी, जो संविधान बना सके, जिसको पता हो कि लोकतंत्र क्या होता है। एक ऐसी सभा जिसमें लोगों को पता हो कि लोकतंत्र क्या होता है और राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे ज़्यादा अच्छा है, कैसे ख़राब है, या इसमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, किस तरीके का कानून होना चाहिए, क्या क्या कौन कौन से प्रोविजंस होने जो संविधान में डालने चाहिए। तो इसीलिए 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को पहली बार बनेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Okay, so the Constituent Assembly was formed on 6th of December 1946. Please make a note of this, guys. The Constituent Assembly, यानी कि संविधान सभा, it was formed on 6th December 1946. Okay, that day when the Constituent Assembly was formed. और हम सब जानते हैं कि संविधान सभा ने यानी कि Constituent Assembly ने कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बनाया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओके, 6 दिसंबर से 2 साल 11 महीने 18 दिन, दैट इज योर 26 नवंबर 1949। ओके, तो लगभग 3 साल आप कह लो इसको, 2 years 11 months 18 days। तो 6 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम शुरू होता है, और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है। ओके गाइस, सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और यहाँ पे ये हम पूरा, यहाँ पे एक छोटा सा हमने पॉइंट देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन लग के कॉन्स्टिट्यूशन बना। ओके, कैसे बना, क्या क्या प्रोविजंस थे, इसमें कौन कौन लोग थे, ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन और पूरा फंडामेंटल राइट्स और पॉलिटी डिस्कस करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए दिस 26 नवंबर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए इतनी जानकारी अभी काफ़ी है। ओके, बट यस, इसमें एक चीज़ें और कि भाई संविधान सभा तो बन गई, संविधान सभा ने संविधान भी बना दिया। 6 दिसंबर से 26 नवंबर 1946 से 1949 तक में पूरा ये टाइम लगकर संविधान तो बन गया। लेकिन इस संविधान के मेजर प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ओके, व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटी सी नज़र उस पर डाल लेते हैं। ओके, so if I have to deal with that, what my constitution deals, if I have to speak that what my constitution is, specifically deals, then it is this, that is the preamble of India, preamble of Indian constitution। preamble समझते हैं ना, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? like, इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहो तो किसी भी बुक का इंडेक्स, या सॉरी उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, कोई बुक अगर आप खोलते हो, कोई बुक अगर आप पढ़ते हो, तो उसमें आपको पहला दूसरा पेज होता है, वो कौन सा दिखाई देता है? उस बुक का ना वो इंट्रोडक्शन, जिसमें राइटर के बारे में और बुक के बारे में लिखा होगा कि इस बुक का मेजर थ्योरी क्या है, मेजर फिलॉसफी क्या है, मेजर थीम क्या है, किन आधारों पर ये बुक जो है बनी लिखी गई है एंड ऑल। ओके, सो उसी तरीके से हमारा संविधान भी एक बुक है, जो लॉ बुक, और इस लॉ बुक का भी अपना एक प्रस्तावना यानी कि अपना एक प्रियम्बल है, यानी कि अपना एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमारे संविधान के थ्योरीज और उसके प्रिंसिपल्स और उसके थीम्स के बारे में लिखा है कि किन किन चीज़ों पर हमारा संविधान जो है वो आधारित है।
ओके, सो प्रियम्बल अगर आपने समझ लिया है तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी यानी कि उसके प्रिंसिपल यानी कि उसके थीम को समझ लोगे। सो वी कैन सी हियर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स क्लियरली स्टेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रियम्बल। उसमें लिखा क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice of social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ओके, सो दिस इज द प्रियम्बल। अब इसमें अगर आप देखो तो इसके शब्दों पर अगर आप ध्यान दोगे कि इसमें एक्चुअली बोला क्या गया है कि हमारा मुल्क, हमारा जो हिंदुस्तान है वो किस तरीके का हिंदुस्तान होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें हैं जो बिल्कुल एकदम एसेंशियल तरीके से, अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। सो सी द फर्स्ट पॉइंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, हम भारत के लोग ये प्रण लेते हैं कि हम भारत को एक सोवरेन यानी कि संप्रभुता से संबंधित देश बनाएंगे। हमारा जो देश होगा उसमें उसकी अपनी प्रभुसत्ता होगी, सोवरेनिटी होगी। सोशलिस्ट होंगे हम, समाजवाद होंगे, हम जातिवाद, धर्मवाद, रंगवाद, भेदभाव ये सब नहीं करेंगे, हम सोशलिस्ट होंगे यानी कि हम समाजवाद होंगे, यानी कि हमारे लिए समाज और समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति बराबर होगा। देन सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष होंगे, दैट मीन्स हम किसी भी एक धर्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारे लिए सभी धर्म एक बराबर होंगे और हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेंगे। उसके बाद से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतंत्र और गणतंत्र होगा यहां पर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या जनता का राज होगा और यहां पर संविधान होगा। ओके गाइस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक मींस इसका जो हेड होगा, नेशन का जो हेड होगा वो जनता के द्वारा हेड उस इलेक्ट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ओके, सो द सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तो हमारा जो है नेशन होगा। लेकिन लोगों को क्या क्या मिलेगा? तो लोगों को मिलेगा जस्टिस यानी कि न्याय। कौन सा न्याय? सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक। ओके, द जस्टिस ऑफ सोशल, जस्टिस इकोनॉमिक, जस्टिस पॉलिटिकल, तीनों मामलों में हम जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे। फिर लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि आजादी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। तो किन किन चीजों की आजादी? लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की, एक्सप्रेशन, बोलने की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अपनी मान्यताओं की। ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देन इक्वालिटी, बराबरी, समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी। तो इक्वालिटी किस मामले में? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, यानी कि यहां पर कोई भी बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? हमारा मौका, सबको बराबर का मौका मिलेगा कोई भी काम करने के लिए, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी, क्या प्रमोट करना है हमें? फ्रैटर्निटी यानी कि भाईचारा। assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, ऐसा भाईचारा जो हमें एश्योर करके देगा। क्या एश्योर करके देगा? हर एक इंसान की इज्जत, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एंड यस द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हमारे देश की एकता और अखंडता, इन दोनों को हमारा भाईचारा बरकरार रखेगा। देश की एकता किस में है? यस, भाईचारे में। एकता और अखंडता कैसे बरकरार रहेगी? हमारे भाईचारे से। ओके, सो दिस इज द मेजर थीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रियम्बल में लिखा है। अगर आप देखो तो ये सारी बातें हमारे पूरे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, हमारे यूनियन शेड्यूल, हमारे यूनियन में, स्टेट में, या जुडिशरी वाले सेक्शन में, पार्ट में, या कहीं पर भी आप म्यूनसिपैलिटी या पंचायत का पार्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ये सारी बातें वहां लिखी गई हैं। Okay, whether you are reading the fundamental rights part, the DPSP part, the fundamental duties part, the union part or the state part or any other part of the constitution, जो भी हमारे पास 24 पार्ट्स हैं, उनमें कहीं पर भी कुछ भी पढ़ लो तो ये वो पॉइंट्स हैं जो रहेंगे ही रहेंगे। डायरेक्टली ये नाम लिखा हो सकता है या हो सकता है इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड कुछ लिखा हो। ओके, सो दिस इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दिस इज द थीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Okay, guys. So once again, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Yes, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये जो तीन शब्द हैं यहाँ पे, sovereign, socialist और secular, ये ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे. ओके, वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हियर, ये जो तीन शब्द लिखे हैं यहाँ पे, sovereign, socialist और secular, these were not written into the original constitution. Okay, guys. These were not written into the original constitution, but they were added by the 42nd Constitutional Amendment Act. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से इन्हें जोड़ा गया था. Okay? So, this is the preamble here. Though we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, and secular democratic republic, and to secure to its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, faith and belief, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, which will assure the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So this is what the constitution deals with. ओके, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पेज में लिख दिया गया है, लेकिन हमारा संविधान जो है वो एक पेज का नहीं, हम सबको पता है. कम से कम हमें कुछ नहीं तो अगर हम सिर्फ अपने जो पॉलिटी हम सब्जेक्ट की बात करें तो वही हमारे लिए कम से कम 500-600 पेजेस का हो जाएगा. ओके, सो ऑल वी हैव टू डील ऑल ऑफ दैट. सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होगा वो पढ़ना, इजी होगा, बट जस्ट वी हैव टू डिकोड द ईच एंड एवरी सेक्शंस एंड ऑल, नथिंग एल्स. ओके गाइस, सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड द प्रियम्बल. याद रखना वंस अगेन, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा बनाई गई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, और इसने 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम खर्च करके 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया. सो 26 नवंबर 1949 इसीलिए मनाया जाता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, और इससे लागू किया जाएगा 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950. ओके, यस, एनी डाउट्स गाइस हियर? प्लीज डू लेट मी नो इमीडिएटली. नो डाउट्स? ओके. So the next here, after this 26th of November, after this Constitution Day, we have another topic to discuss as well. And the next topic is the ESMA. That is the ESMA or the ISMA, the Essential Services Maintenance Act. Okay. The next topic for today's discussion is ISMA, that is Essential Services Maintenance Act. Essential किसे बोलते हैं? अनिवार्य, सबसे ज्यादा जरूरी, जिसे हम बोलते हैं ना essential. तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये हमारे पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक एक्ट है, जिसे 1968 में बनाया गया था, लेकिन अभी ये न्यूज़ में है हाल ही में, बिकॉज ऑफ द यूपी गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड इस्मा इन द स्टेट ऑफ यूपी. और क्या है इस्मा में, यानी कि एएसएमए में, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है. और मौजूदा समय में जब हम देख रहे हैं कि कोविड का एरा चल रहा है, कोविड पेंडेमिक चल रहा है हमारे पास, तो उसमें इस्मा जो है, यानी कि एएसएमए जो है, पूरे लॉकडाउन में बना रहा, और लॉकडाउन के बाद भी आज हम देख रहे हैं जो प्रायोरिटी जो सेक्शंस हैं वो एसेंशियल सर्विसेज के लिए हैं, और तब तक रहेगा जब तक ये पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाता. कब तक खत्म होगा ये मत पूछना, इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, इस्मा तब तक बना रहेगा जब तक कि ये पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाता. ओके गाइस, these 3 words taken by amendment or 2 words. Okay, I'll clear that once again. Okay, after this topic I'll clear that, don't worry. So ISMA, this is the expression, this expression is bandied about whenever there is a major strike or बंद. स्ट्राइक या बंद का जो हम केस जब बात करते हैं तो उसमें इस्मा की बात आती है. ओके, दिस एक्सप्रेशन इज बैंडेड अबाउट व्हेनेवर देयर इज अ मेजर स्ट्राइक और बंद. It is the acronym of the law, that is the Essential Services Maintenance Act, which the government can invoke to prohibit striking employees from refusing to work in certain essential services which are necessary for the maintenance of normal life in the country. Okay, so ISMA, which the government can invoke to prohibit striking of employees from refusing to work in certain essential services which are necessary for the maintenance of normal life in the country. Okay, तो याद रखिएगा ESMA यानी कि Essential Services Maintenance Act. Under this, what happens that the government
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्राइक, जब कुछ एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दिया है या बंद हो गया है। स्ट्राइक और बंद में डिफरेंस होता है, याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड बंद। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड बंद? स्ट्राइक जो है ये कंसेंसस से होती है, ओके, कि हाँ भाई हम स्ट्राइक करने वाले हैं, और बंद जो है ये जबरदस्ती हो जाता है। सो स्ट्राइक यू कैन से इट्स कंसेंशुअल, ओके, इट्स विद द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड ऑल, बट बंद जो है ये जबरदस्ती करवा दिया जाता है कि बंद करो सब। ओके, सो whenever there is a situation of strike and band, the government can intervene through the ISMA Act, that is the Essential Services Maintenance Act, and can ask the employees those who are on this strike to work, as because these are the employees those who are working for the essential commodities, as these are the employees those who are in the production of the essential commodities। और एसेंशियल कमोडिटीज वो हैं, आप इन्हें कह सकते हो रोजमर्रा की जिंदगी में जो आम इंसान को चाहिए होती हैं, लाइक बिजली, पानी, खाना पीना एंड ऑल। तो कुछ अगर ऐसे एम्प्लॉयज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो हम कहते हैं कि बिजली विभाग के कुछ हमारे एम्प्लॉयज हैं, अगर वो हड़ताल पे चले गए, बिजली विभाग के इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस, क्लर्क्स, मैनेजर्स एंड ऑल, अगर ये हड़ताल पर चले गए, अगर ये स्ट्राइक पर चले गए, तो बिजली का फिर मेंटेनेंस कैसे होगा, उसका रेगुलराइजेशन कैसे होगा? तो क्या हमें बिजली मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में सरकार के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन, सबसे पहली चीज तो सरकार क्या करेगी कि भाई बात करेगी हमारे ये जो बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं कि क्यों स्ट्राइक पर चले गए आप। ओके, दे विल आस्क दैट व्हाई डिड यू वेंट इनटू द स्ट्राइक। देन सेकेंडली, अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई इनके जो डिमांड्स हैं, इनके जो रीजंस हैं, जो इनकी जो विशेज हैं वो जायज़ हैं, तो हो सकता है सरकार पूरी भी कर दे और बोल दे कि हाँ ठीक है भाई कर लो, हम कर लेंगे, फिलहाल आप अपना काम शुरू कर दीजिए। लेकिन अभी मान के चलो सरकार अभी इनसे बातचीत करने के फिराक में नहीं है, या सरकार के पास फिलहाल कुछ इतना टाइम नहीं है कि बातचीत करके सॉल्व कराया जा सके। ओके, या फिर हो सकता है इनके रीजंस और डिमांड सरकार को समझ में ना आए कि नहीं अरे तो जबरदस्ती वाले डिमांड्स कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जो है वहां पे इस्मा एक्ट लागू कर सकती है, द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर सकती है, और वहां पे एम्प्लॉयज को बोल सकती है दैट यू विल हैव टू एंड द स्ट्राइक or else stricter actions can be taken against you. Okay, so ISMA is a tool in the hands of the government where they can end the strike of particular organization or the employees of particular organization. Okay, और ये अभी 1968 में बनाया गया था, लेकिन अभी मौजूदा समय में इसका रोल जो है और ज्यादा है, because in order to ask the employees to work for the essential commodities. Okay guys, सो ISMA समझ गए होंगे आप लोग क्या है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। 1968 में से पार्लियामेंट ने पास किया था। क्यों है ये? सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू एंड द स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज, दोज एम्प्लॉयज दोज आर वर्किंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए, उन एम्प्लॉयज के स्ट्राइक को हटाने के लिए जो कुछ अनिवार्य गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ओके, so the Essential Services Maintenance Act is imposed to prevent unnecessary strikes if the employees of any important department indulge in the strike and the government rejects their demands. Okay, so this is what we have dealt right now in just a minute before. So the Essential Services Maintenance Act is imposed to prevent unnecessary strikes if the employees of any important department indulge in the strike and the government rejects their demands and urges them to end the strike. But the employees don't end their strike, then the concerned government takes action against them under the ISMA provisions. सरकार ने बोला स्ट्राइक खत्म कर दो, तुम्हारे जो डिमांड्स हैं वो सही नहीं है, वो गलत हैं, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज ने नहीं माना, तो अंडर द ISMA provisions government can take actions against those employees and make them or pursue them or compel them to end the strike. So the ISMA Act, that is the Essential Services Maintenance Act, was formed in it was enacted in 1968 by the Parliament of India. Its main objective is to maintain the smooth movement of those things which are essential for the normal life of the common citizens. What is the main motive? The main motive, that is the main objective, is to maintain the smooth movement of those things which are essential फॉर द नॉर्मल लाइफ ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि आप सिंपल कह सकते हो फूड रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड,
इलेक्ट्रिसिटी, सिविल सप्लाईज रिलेटेड एंड ऑल, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेशन जो भी चीज़ें हैं वो हमारी डेली नीड्स का पार्ट होते हैं। लाइक सिविल सप्लाईज में आपका फूड, वाटर, मेडिसिन वगैरह आ जाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डेली लाइफ में हमें ज़रूरत होती हैं। सो दे आर एसेंशियल, इनके बिना हमारी डेली लाइफ नहीं चल सकती है। लाइक थिंक अबाउट अ डे वेयर अ डे वेयर यू विल नॉट बी हैविंग इलेक्ट्रिसिटी, where you will not be having water supply, where you will not be having any food supply। तो वो दिन आपका कैसे बीतेगा? आप ताउम्र उस दिन को याद रखोगे कि ब्लैक डे के नाम पे, यार एक दिन मैंने ऐसा भी बिताया था जहां ना बिजली मिली थी, ना पानी, ना खाना, ना दवा, ना कुछ, राइट? सो these are the essential services, essential commodities that we need in our day-to-day life. And just for the smooth movement and the smooth flow of these essential commodities, the government of India enacted the Parliament of India enacted the ISMA Act in 1968. Okay? So what are the essential services? Essential हम किन किन चीज़ों को बोलते हैं? So any service with respect to which the Parliament has power to make laws, or the government feels that its discontinuation would affect the maintenance of supplies and services necessary for sustaining life, is considered as essential services। हर एक वो कमोडिटी, हर एक वो प्रोडक्ट या हर एक वो सर्विस जिससे भारत सरकार समझती है या जिससे किसी भी राज्य की सरकार समझती है कि अगर उसका फ्लो रुका, अगर उसका सप्लाई रुका, तो जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या नॉर्मल लोगों की जो जिंदगियां हैं वो खतरे में आ सकती हैं या उन पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो उन सारी चीजों को इस्मा के तहत एसेंशियल सर्विसेज में रखा जाता है, एसेंशियल कमोडिटीज में रखा जाता है। ओके, सो रीड इट वंस अगेन। एनी सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू विच द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज और द गवर्नमेंट फील्स दैट इट्स डिसकंटिन्यूएशन, यानी कि उसका रोक रुकाव, वुड इफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज and services necessary for sustaining life is considered an essential services। Once again, to quote an example, that is the medical supplies, the electricity, water, food supplies and all and everything। Okay, so इसको क्या रखा जाता है? essential services में। So let's take a look on that कि कौन कौन से actually वो चीजें हैं जो essential services का part हैं हमारे। So services related to public conservancy, okay, like sanitation, water supply, they are considered essential, or any establishment dealing with production, supply or distribution of petroleum, diesel or petrol, coal, power, steel and fertilizers also falls under the essential services category। because अगर एक आम इंसान की अगर हम बात करें तो एक आम इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए होता है एक दिन के लिए, मतलब हर दिन के लिए, लेकिन ये एक आम इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान भी किसी दूसरे आम इंसान को जैसे मिलता है ना। लाइक एक अगर हम फार्मर की बात करें तो फार्मर को क्या चाहिए अपने रोज की जिंदगी में? बिजली भी चाहिए, उसे पेट्रोल की भी जरूरत होगी, अपना डीजल की भी जरूरत होगी अपना ट्रैक्टर वगैरह, हल वगैरह चलाने के लिए, और साथ ही साथ उसे फर्टिलाइजर की भी जरूरत होगी। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कंस्टिट्यूट द एसेंशियल सर्विसेज ऑफ सम अदर पर्सन। लाइक एक फार्मर के लिए जो रोज की जो नीड है वो किसी दूसरे और उसका जो प्रोडक्शन होगा, एक फार्मर का जो रोज की नीड से उसका जो एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्शन होगा, वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी और इंसान के अगले दिन का पार्ट बन सकता है, जो बनता ही है फॉर श्योर। ओके, सो इसमें हमारा पेट्रोल भी आ जाएगा, कोल भी आ जाएगा और पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा। फिर स्टील एंड फर्टिलाइजर, they are also under the part of the essential services। Then apart from this, any service in connection with the banking, yes, banking sector, they are also considered as the essential service। Apart from this, any service in connection with the banking can be subject to ISMA। Government undertaking related to the ISMA, communication and transport services। Okay, communication भी और transport भी। Communication that means हमारा mobile communication, हमारा telephonic communication, internet connection and all, these are all part of the daily life। okay, so under ISMA जहां पर हम बात करते हैं फूड, मेडिकल सप्लाईज और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वहां पे फर्टिलाइजर भी आता है, उसमें बैंकिंग सेक्टर भी आता है, उसमें स्टील भी आ रहा है, उसमें डिफेंस रिलेटेड जो भी हमारा जो भी नीड है, जो भी सामान की नीड है वो भी आ रहा है। फिर उसके बाद से हमारा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट भी आता है। Okay, so these are the points which comes into the Essential Services Maintenance Act। The next, communication and transport services and any government undertakings related to the purchase and distribution of food grains are also subject to
दिस एक्ट. ओके, सो इन शॉर्ट अगर आपको एक एक लाइन में लिखना हो, सो यू गाइस कैन प्लीज राइट इट डाउन कि कौन कौन से वो चीजें होंगी जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट होंगी. तो यस, फूड से रिलेटेड सब कुछ, फूड, क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स एंड एवरीथिंग. ओके, फूड एंड फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ओके, यू कैन कॉल इट फूड एंड फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ओके गाइस, फूड एंड फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इसमें क्रॉप्स और फर्टिलाइजर्स भी आ जाएंगे. देन इसमें स्टील भी आता है, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से चलती है, कोल या पेट्रोलियम यानी डीजल या पेट्रोल वगैरह, क्रूड ऑयल दैट इज. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेली लाइफ. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, they all comes under the ISMA. Okay, Essential Services Maintenance Act, these are all the points which comes under the ISMA. Okay, so one by one you can see that again. So sanitation, water supply, hospitals or medics, then defense of the country. Apart from that, production of dealing with the production, that is supply of distribution of petroleum या coal, power, steel and fertilizers. Then banking as well, and communication and transport as well. Okay, so these are the points which comes under the Essential Services Maintenance Act. Okay, so next point under this ISMA, is it illegal for these employees to go on strike? Can these employees, are their strikes illegal? So in general, if we talk in general, so strike is not illegal. Strike is part of your fundamental right. अगर हम बात करें आपके आर्टिकल 19 की, so you have the right to protest. आप अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए प्रोटेस्ट यानी कि धरना दे सकते हो. Okay, so indirectly if we call, strike is not illegal. Okay, but yes, a strike which disturbs the smooth flow and functioning of the essential services and commodities which are considered necessary for the sustenance of the life, for the survival of life, for the survival of an individual, अगर उसका आपने स्ट्राइक किया तो फिर हो सकता है वो स्ट्राइक इलीगल डिक्लेयर करी जा सकती है, या इलीगल ना भी अगर डिक्लेयर उसे हम करें तो हो सकता है उस स्ट्राइक को हम उस टाइम गवर्नमेंट के एक्शन या लॉ के फोर्स के जरिए बंद करवा दें. ओके, दो अगर आप इसमें देखोगे तो स्ट्राइक ऐसे किसी का बंद करवाना उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है फॉर श्योर, बट दैट स्ट्राइक इज ऑलरेडी अगेंस्ट सम अदर पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वो स्ट्राइक अपने आप में सही नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को तकलीफ पहुंच रही है. ओके, सो ध्यान रखिएगा, ये एक चीज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट इसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं. मेरे राइट्स, मेरे फंडामेंटल राइट्स और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड हैं एक दूसरे से. सो इट इज ऑलवेज स्टेटेड, माई राइट्स आर योर ड्यूटीज, मेरे अधिकार आपके कर्तव्य हैं. ओके, सो मेरे कर्तव्य क्या है? एक नागरिक होने के नाते जो मेरे कर्तव्य हैं, अगर मैं वो निभाऊंगा तभी बाकी लोगों को उनके मौलिक अधिकार भी मिल पाएंगे. अगर मैं अपना नागरिक कर्तव्य ना निभाऊं तो दूसरों को मौलिक अधिकारों के साथ हो सकता है खिलवाड़ हो जाए. ओके गाइस, सो दिस इज द पॉइंट हियर, स्ट्राइक इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19. अगर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं किसी चीज के खिलाफ या अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूं, तो वो मेरा फंडामेंटल राइट है बिल्कुल. लेकिन फिर मेरे इस एक फंडामेंटल राइट की वजह से पूरी कम्युनिटी का हो सकता है नुकसान हो, और ऐसे में वो मेरा फंडामेंटल राइट जो है, प्रोटेस्ट वाला जो मेरा फंडामेंटल राइट है, वो गलत डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि मेरे एक के फंडामेंटल राइट की वजह से बहुत सारे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों को तकलीफ पहुंच रही है, और उनके पास भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं. लाइक उनका अपना आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उनके राइट टू लाइफ में रोटी, कपड़ा और मकान यानी कि एसेंशियल सर्विसेज तो रोज चाहिए ही चाहिए उन्हें. ओके, और ऐसे में स्ट्राइक को फिर हम लीगल कैसे बोल सकते हैं? ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट स्ट्राइक इज नॉट इलीगल. स्ट्राइक पर से दैट इज दरअसल स्ट्राइक इलीगल नहीं होती है, बट यस व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसफंक्शनिंग और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दोज कमोडिटीज व्हिच आर कंसीडर्ड नेसेसरी for the day-to-day life, then strike can be revoked by the government with the force of the law. Okay, so let's understand this point here. A strike per se that means actually, दरअसल, is not illegal,
but the government is empowered to prohibit if it feels that the strike is gravely disturbing the public life. गवर्नमेंट उसे बंद करवा सकती है अगर उसे लगे कि इस स्ट्राइक से आम जनता की जिंदगी को नुकसान पहुंच रहा है. For that, the government has to issue a general or a special order to end the strike. Any strike becomes illegal after passing of this order. Okay, and this order will be passed under the provisions of the ISMA Act, that is the Essential Services Maintenance Act. Okay, so that's it, guys. With this ISMA and all, I guess all of these points are clear. Okay, no, if you guys are having any doubt, please do let me know immediately right now in the comments. I'm giving you a minute. Okay, so guys, आपका जो लास्ट है, please tell us the article which told about the ISMA Act. See, there is no such article. Okay, article in the sense you're talking about the article of the Indian Constitution or article with regard to the newspaper publishing. किस article की बात कर रहे हैं आप? So if you're talking about the Constitution, then Constitution में किसी में ISMA Act के बारे में नहीं लिखा है. Okay, Constitution doesn't deals with these acts and all. Constitution empowers the government, the parliament, the legislative body, not only the parliament but the state legislative organizations, this Vidhan Sabhas and all as well, the state legislative assemblies. The parliament authorizes the the Constitution authorizes the parliament and state legislative assemblies. In short, the Constitution authorizes the legislature of this nation to legislate or to enact those laws which are considered necessary for the maintenance of law and order or for the security and for the the life of the common man, for the common individual, for the general masses, for the citizens. Okay, so ISMA के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है. ओके, प्लीज नोट इट डाउन दैट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में ISMA के बारे में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द लेजिस्लेचर ऑफ द नेशन टू इनैक्ट दोज लॉज विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस नेशन, for the defense or for the security of this nation and for the security and safety of the citizens of this nation. Okay, so ऐसे में legislature के पास constitution से power मिली है कि वो ISMA जैसे acts बना सकता है. Okay, so ISMA constitution में लिखा है guys. Okay, and yes, another question. What was another question? 3 words taken by amendment or 2 words? So it is 3 words guys, for sure it is 3 words: sovereign, socialist and secular. Okay, the sovereign, socialist and secular, they were added by the 42nd Constitutional Amendment Act. The preamble has been amended so far only once. Preamble अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जहां पे 3 वर्ड जोड़े गए थे: sovereign, socialist and secular. Okay, any other doubt guys? Any other doubts? Anyone? Okay, I guess no. So that's it with this video guys. If you are having any doubt, please do let me know immediately, or else we'll finish up the class today. So we discussed about the Constitution Day and we discussed about the ISMA, that is the 26th of November Constitution Day, and the ISMA, that is the Essential Services Maintenance Act. These are the 2 points which are there in your news as well. These are the hot burning topics these days. काफ़ी इस पर सवाल उठ रहा है.
और स्ट्राइक और बंद के बीच में हमने डिफरेंस भी देखा एक, याद रखिएगा, ये भी कई बारी आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है या मेंस में भी पूछा जाता है, कई बारी इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं दैट व्हाट इज स्ट्राइक और व्हाट इज बंद. सो स्ट्राइक इज कंसेंशुअल एंड बंद इज इम्पोज्ड. Okay, it is imposed by, through masculine powers and all. So band is never consensual. Band is imposed, and strike is something which is done with the consensus of the people and the masses and all. Okay guys, so that's the difference, and that is the ISMA Act as well. So thank you for this, and we'll meet in the next class with some another hot topics and the burning topics into the Indian politics and Indian society. Okay guys, thank you, have a good day.